हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मंडेरियन एकेडमी। हमारी एडिटोरियल डिस्कशन की सीरीज़ में जो करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, उसी की सीरीज़ में आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ आईडी को लेके है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। आपने रिसेंटली सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हमारा पुंछ सेक्टर है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर दांतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्र के अंदर दो आईडी ब्लास्ट हुआ। यहाँ हमारे 5 सोल्जर्स की डेथ हो गई और यहाँ पर 10 सोल्जर्स प्लस 1 आपका ड्राइवर, 11 लोगों की यहाँ पर भी डेथ हुई। तो देखिए, आईडीज एक नया चैलेंज है और इस चैलेंज से क्या हो रहा है, इसका एक ऐसा परसेप्शन हो गया है कि मिलिटेंट इसके अंदर काफ़ी माहिर हो चुके हैं इस्तेमाल करने में, और इसकी वजह से जो हमारे लाइफ के लॉसेस हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एक नया चैलेंज है जो इसको किस प्रकार से टैकल किया जाए। तो देखिए, ये जो टॉपिक है वो हमारे इंटरव्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारे मेंस में इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये हमारी भारत की सिक्योरिटी से संबंधित है। दूसरा, चूँकि आईडीज़ का जो भारत के अंदर वाइड स्प्रेड यूज हुआ, या तो वो टेररिज्म को लेके हुआ या फिर नक्सलिज्म को, तो हम इस टॉपिक के साथ जो हमारे नक्सलिज्म की समस्या है उसको भी हम इसके साथ देखेंगे। देखिए, नक्सलाइट एंड काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी, ये नक्सलिज्म के खिलाफ जो हमारी सरकार की तरफ से एक स्ट्रेटजी अपनाई गई, इन दोनों चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर 10 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड थे वहाँ के, उनके पर्सनल की डेथ हो गई, साथ में एक ड्राइवर की भी डेथ हो गई थी। ये 10 दिन पुरानी घटना है। तो आप इसमें देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आपको रोड दिखाई दे रहा है और एक आप डिवास्टेशन देख रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर कितने भी व्हीकल चलते उन सभी का ब्लास्ट हो जाता। तो यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों की डेथ हुई है और गाड़ियों की नेस्तनाबूद हालत हो जाती है, तो हमें ये समझने कि ये एक नया थ्रेट है जिसके ऊपर सर एजेंसीज काम कर रही है, परंतु इसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। ये कैसे काम करता है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और क्या हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम क्या बदलाव करें कि इस प्रकार की समस्याओं से हम निपट सकें। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर साल 2018 के अंदर एक और इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर आईडी ब्लास्ट हुआ। और आईडी ब्लास्ट होने के बाद ये जो आईडी प्लॉट की गई थी वो एक ब्रिज के ऊपर प्लॉट की गई थी, जिस कारण से क्या हुआ, ब्रिज के ऊपर आप ये देखिए यहाँ पे जिस तरह का एक आपको होल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बस थी सीआरपीएफ की, जिसके अंदर 27 लोग थे, जिसके अंदर अपने जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के सोल्जर्स थे वो भी जा रहे थे। तो इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर भी 3 लोगों की डेथ हो गई, 5 क्रिटिकली इंजर्ड हो गए, और इसके अलावा टोटल 27 लोगों में से करीब करीब 18 लोगों को काफ़ी इंजरी और ये हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें दिखाती है कि आईडी का वाइड स्प्रेड इस्तेमाल किस प्रकार से होने लगा है। ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी रिसेंटली घटना हुई पुंछ सेक्टर के अंदर, जहाँ पर आईडी से ब्लास्ट किया गया, फिर टेररिस्ट ने वहाँ पर उसके ऊपर फायर्स किए, ग्रेनेड से हमला किया, और इस कारण से आप देख सकते हैं कि जो आपको आग का गोला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 5 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ें हम एक तरफ ये देखते हैं कि ये दुश्मन देश की घटनाएं हैं, दैट इज़ ओके, परंतु हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के अंदर कॉमन क्या था, आईडी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही इन चीज़ों से जूझ रहा है। ये अफ़गानिस्तान का सीन है, जहाँ पर जो यूएसए की फोर्सेस थी, उन फोर्सेस के खिलाफ वहाँ के जो हमारे अलकायदा और जो बाकी आतंकवादी संगठन वहाँ जिन्होंने शरण ले रखी थी, उनके द्वारा आप देखिए कितने हैवी मिलिट्री व्हीकल्स हैं जिसको, और जिस तरह से रोड को डैमेज किया गया है, आप पता लगा सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को के लिए केवल और केवल प्रिवेंशन ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ आपको हैवी कैजुअलिटीज़ होती है। ये आप देखिए, ये एक आर्मर्ड व्हीकल है, इसको ये कहते हैं कि इसके अंदर सोल्जर्स ट्रैवल करते हैं, और ये काफ़ी प्रोटेक्टिव एक इक्विपमेंट है भारत के अंदर। ये हमारी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसने भी इसके अंदर निर्माण में काफ़ी योगदान किया था, और अशोक लीलैंड का भी इसके अंदर काफ़ी हेल्प योगदान था जिसके अंदर बनाए गए। परंतु आप ये समझिए कि आईडी से सुरक्षित ये भी नहीं है। तो हमें आईडी से जो होने वाले ब्लास्ट हैं उसके लिए हम क्या सुझाव कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ में इसके साथ जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है उसको भी हमें समझना होगा। तो ये इंडिया के मैप में जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, इस ईस्टर्न सेक्टर के अंदर इसी को हम एक तरह से आप ये कह सकते हैं, इसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है नक्सलिज्म की समस्या के कारण। तो आप ये देखिए 2019 के आधार पे भारत के अंदर आप नक्सलिज्म का क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स के मैप दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भारत का ईस्टर्न सेक्टर, इसके अलावा 2016-17 के आसपास जम्मू एंड कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपको
नक्सलाइट का इशू दिखाई दिया। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि यहाँ पे आप देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारी, बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद यहाँ हमारी जो बॉर्डर है वो म्यांमार से लगती है और चाइना की बॉर्डर भी हमारे नज़दीक है। तो जो हमारे नक्सलिज्म का इशू था, इसको बाहर की कंट्रीज स्पेशली चाइना, इसके द्वारा सपोर्ट दिया गया, आर्म्स, अम्यूनिशन, इस प्रकार की चीज़ें। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्याएं थी। अब आप जो हमारे नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल पूछे कि इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या है, तो आप सबसे पहले देखिए, एक जो भारत का फॉरेस्ट कवर है, इसके अंदर आप ये देखेंगे जो हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो अपर आंध्रा का एरिया है, यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट दिखेंगे। आप बाकी क्षेत्र देख सकते हैं। इन डेंस फॉरेस्ट के अंदर ये जो माओसिस्ट होते हैं, तो इनको नक्सलाइट को एक अच्छा हिडन प्लेस मिलता है। और दूसरा, यही जो प्लेसेस हैं जो भारत के अंदर मिनरल्स के लिए भी रिच रिसोर्सेज हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो मिनरल्स की बेल्ट है वो आपको झारखंड में, छत्तीसगढ़ के अंदर और यहाँ मिलेगी। सिंह भीम है या जितने भी हमारे जो मिनरल्स के बेल्ट हैं या एरिया है, जहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री इन क्षेत्रों के अंदर ही फ्लरिश करती है। तो यहाँ पर देखिए, आप मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इसके साथ ही आपको जब इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको अच्छे हाइडआउट्स मिल रहे हैं, छुपने के लिए आपको अच्छी जगह मिल रही है। दूसरा, आपको इकोनॉमी के सोर्स मिल रहे हैं। इन चीज़ों के कारण ही जो ये हमारा माओसिस्ट का नक्सलिज्म था वो इस क्षेत्र में ज़्यादा फैला। आज हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों से लगभग खत्म हो गया है, परंतु छत्तीसगढ़ और झारखंड और कुछ जो इसका आंध्रा का पोर्शन है और बिहार का पोर्शन है, इसमें हमें आज भी ये देखने को मिलता है। परंतु जो मेन आज इनका ट्रायंगल जंक्शन बनता है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर, इसका इस्तेमाल करते हुए ये अभी भी इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है। यदि हम 2007 की बात करें, ये आप 2017 तो मैंने आपको दिखाया, 2007 के अंदर आप देखिए भारत के कितने क्षेत्र के अंदर नक्सलिज्म फैला हुआ था, परंतु 2017 के अंदर आप देखिए 10 सालों के अंतराल में ये लिमिटेड हो गया। तो भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किए और इन प्रयासों का ही नतीजा था कि नक्सलिज्म में एक काफ़ी गिरावट देखी गई। जो सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर था, उसका एरिया एक समय पे कहते थे कि भारत की 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये फैला हुआ था। तो अभी जो वर्तमान के अंदर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। यदि इसके आगे देखें, हम आगे बढ़ें, तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट से लिया गया इमेज है और इसमें आप इंडिया की आप ज्योग्राफिकल लिमिट देख सकते हैं। तो परंतु ये जो नाइट का सीन है, इसमें आप देख सकते हो कि जो आपको डार्क एरिया दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से एक तरफ तो जहाँ आपको डेवलपमेंट की निशानी दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको लोग अभी भी अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। ये कहने का मतलब है भाई, हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, इस डेवलपमेंट के मॉडल में भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई खामियां रही है जिस कारण से ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। अभी हमने इसकी राइजिंग के कारण नहीं देखे, परंतु मैं आपको एक एक्चुअल पिक्चर दिखा के ये दिखाना चाहता हूँ कि हम इसको केवल और केवल एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में ना लें, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का इशू भी था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये नक्सलिज्म का इशू जनरेट क्यों हुआ। तो आप देखिए, इस क्षेत्र में जो मैंने अभी आपको क्षेत्र बताए, जहाँ ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर मिनरल्स हैं। आपको मैंने पहले ही बताया, इस क्षेत्र के अंदर देखिए आपको मिनरल्स फॉरेस्ट कवर मिल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ट्राइबल एरिया है। इसके बाद यहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। इन सारी चीज़ों के होने के कारण आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चले, डैम्स हैं, यहाँ पे इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। और इस कारण से इन सारे प्रोजेक्ट की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए, आपने वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, उन ट्राइबल लोगों को आपने डिस्प्लेस किया। इस डिस्प्लेसमेंट से उन लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर एक सरकार के प्रति घृणा वाली भावना आई। और जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने भी ऐसी ही पॉलिसीज़ अपनाई। ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट एज ए रिजर्व चाहिए था, फॉरेस्ट के साथ उनको मिनरल्स वहाँ के, उसके ऊपर उनका ध्यान था। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, उन्होंने जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको वहाँ से खदेड़ा। ये सारी चीज़ें आखिर में धीरे धीरे एक रीज़न बनते हुए नक्सल मूवमेंट का काम लेके गई। उसके बाद जो आप लैंड यहाँ पे अलॉट हुई, उस लैंड का यहाँ पे कमर्शियल तरीके से, व्यापारिक तरीके से इस्तेमाल किया गया। और जो ज़मीन वहाँ के ग्रामीण लोगों की, ट्राइबल लोगों की थी, उनको उसके लिए कोई एडुकेट कंपेंसेशन नहीं मिला और ना ही उनको कहीं और जगह पर ढंग से स्थापित किया गया। तो उनके घर चले गए, उनकी ज़मीन चली गई, उनके पास जो जीवन जीने का जरिया था वो भी चला गया। दूसरा, इसी क्षेत्र के अंदर फॉरेस्ट भी हैं और मिनरल रिसोर्स भी। आपने वेदांता ग्रुप का नाम सुना होगा।
वेदांता ग्रुप यहाँ काफ़ी एक्टिव और इसका एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि ये यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहा था। परंतु जब आप मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे थे, परंतु वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनका आपने डेवलपमेंट नहीं किया। वहाँ पे आपने उनके लिए कोई जॉब्स रिजर्व नहीं रखी, जिस कारण से बाहर के लोगों के द्वारा इसके फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ, जिस कारण से भी वहाँ के लोगों में इसको लेकर के एक घृणा की फीलिंग हुई। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो वहाँ पे ज़मीन के मालिक हैं और जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं बिल्कुल अलग है। जहाँ मालिक और ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा में उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों से इनके अंदर आपस में एक डिवाइड बढ़ता रहा, और इसी डिवाइड के कारण जो ये इनकी आपस में डिवाइड बढ़ी, इसी डिवाइड के अंदर हमें नक्सल मूवमेंट या नक्सल मूवमेंट या नक्सल इशू देखने को मिलता है। परंतु इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये जो इंसिडेंट था पर से 1967 के आसपास स्टार्ट हुआ था, और नक्सलबाड़ी विलेज है, वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो पब्लिक थी वहाँ की, उन्होंने एक पीजेंट मतलब कि किसानों का, आप ये मान सकते हैं, उन्होंने किसानों का एक आंदोलन किया था, और इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी सरकार के द्वारा। जब ये किसानों का आंदोलन, और इन्होंने किया किसके लिए था, जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड या ज़मींदार थे उनके खिलाफ था। तो ये जो एक मूवमेंट था जिसको दबाने की कोशिश की गई थी, यही मूवमेंट कालांतर में 90s के अंदर आके 90s में और 2007-8 तक, तो मैंने आपको मैप दिखाया था जिसमें अंदर आप देख सकते हैं कि नक्सलिज्म भारत की 200 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैल चुका था। तो इन चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार नक्सलिज्म 67 से लेकर के 2007-8 तक वाइड स्प्रेड तरीके से फैला। हालांकि 2013-14 तक भी इसके अंदर बढ़ोतरी रही, परंतु 2007 और 8 के बाद सरकार ने काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस प्रारंभ कर दिए, जिस कारण से इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिली। इसके साथ आप ये देखिए, जो हमारा, आपको मैं अगर इसकी एक ब्रीफ चीज़ बताऊं कि अभी वर्तमान की स्थिति देखें, साल 2023 में हम हैं, वर्तमान के अंदर लगभग जो नक्सलिज्म की वजह से जो डेथ हो रही थी उसके अंदर 90% गिरावट देखी गई, और जो नक्सलिज्म का एरिया है उसके अंदर 77% की गिरावट देखी गई है। ये लगभग पिछले 12 से 13 सालों की प्रोग्रेस है। इससे आप ये देखिए कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये क्यों हुआ है, उसके लिए सरकार की नीतियाँ, बिल्कुल उसको हम धन्यवाद का पात्र हैं। गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए, देखिए गवर्नमेंट ने 2 प्रकार के एफर्ट किए। एक, गवर्नमेंट डेवलपमेंट लेके आई, क्योंकि गवर्नमेंट भी मानती थी कि आखिर में इन लोगों का जो हमें सामाजिक और जो हमें इनका आर्थिक विकास करना था, जो इनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करनी थी, वो हमने नहीं किया। इस कारण से एक डेवलपमेंट का इशू तो है। इसीलिए सरकार ने अपने कई प्रयास किए, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिससे सरकार ने अपनी गवर्नेंस की पद्धति सुधारी और इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए कार्य किए, जिस कारण से ही हमको नक्सलिज्म के अंदर इतना कम एरिया वर्तमान में देखने को मिल रहा है। दूसरा, इसके साथ ही सरकार ने एक दूसरा माध्यम, एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हैंड वाली पॉलिसी अपनाई, मतलब स्टिक आयरन वाली पॉलिसी अपनाई, जिसके अंदर सरकार ने अपने इंटेलिजेंस के तंत्र को मजबूत किया, और इस इंटेलिजेंस के तंत्र को मजबूत करते हुए सरकार ने अपने जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उसको बढ़ाया। इसने फोर्सेस की संख्या बढ़ाई, सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, परंतु ये 2 प्रकार के मेथड थे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम केवल और केवल स्ट्रॉन्ग हैंड से काम कर रहे हैं जिससे नक्सलिज्म में गिरावट आई, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि सरकार वहाँ पे लोगों के लिए पैसा बहा रही है जिसके कारण डेवलपमेंट। दोनों ही पॉलिसीज़ है जो हमें, जब भी हम पॉलिसी का निर्धारण करते हैं, इसी प्रकार से कार्य करने से ही हमें अचीवमेंट हासिल होते हैं। यहाँ पे आप देखिए सरकार के जो काम थे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इन्होंने डेवलपमेंट का पाथ अपनाया। डेवलपमेंट के पाथ में देखिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाया गया। इसके अंदर क्या किया, पहले आपने देखा कि कौन सी ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो इन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। तो लगभग 60 के आसपास डिस्ट्रिक्ट साल 2010 के आसपास इन्होंने आइडेंटिफाई की। इन डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने फंड अलॉट किए। लगभग एक डिस्ट्रिक्ट को 2 साल के लिए 60 करोड़ रुपए मिले, और इस 60 करोड़ को खर्च करने की जो जिम्मेदारी थी उसको कमेटी बनाई, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और उसके साथ एसपी और जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट अफसर है, ये सब मिलकर के इस पैसे को खर्च करेंगे, और जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं उनको मेन लैंड में लाएंगे, और उनका ध्यान इस तरफ लाएंगे कि सरकार आपके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, क्योंकि लोकल लोगों का सपोर्ट नक्सल मूवमेंट को काफ़ी अच्छा था। दूसरा, इसी के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, वाटर है, टॉयलेट, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ये सारे के सारे ऑप्शंस उन लोगों के लिए खोले, तो लोगों को वहाँ पे जॉब्स भी मिली। इसके साथ लोगों में सरकार के प्रति एक ट्रस्ट भी बढ़ा। उसके बाद जो अंदर जहाँ पे नक्सलों का एक गढ़ कहते हैं, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, ये क्षेत्र है,
इस क्षेत्र के अंदर नारायणपुर और जो आपका गढ़चिरौली, इन क्षेत्रों के अंदर सरकार ने अपनी रोड्स का नेटवर्क मजबूत किया, जिससे क्या है कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रीच है वो अंदर हो चुके हैं। मैंने आपको मैप में बताया कि ये एरिया जो है काफ़ी डेंस इन फॉरेस्ट है, तो ये रोड के नेटवर्क ने इनमें काफ़ी हेल्प की। दूसरा, सरकार ने एक और कोशिश की, जो हमारा पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, उसमें जो उनके 5th और 6th शेड्यूल लागू होते हैं, उसके प्रोविज़न भी इन्होंने कोशिश की है कि हम इन एरियाज़ के अंदर बढ़ाएं, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइबल पीपल हैं। इसके साथ जो एक उनका फॉरेस्ट का एक्ट है साल 2006 का, जिसके अंदर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट और फॉरेस्ट ड्वेलर, तो मतलब वहाँ की जो वन की संपदा है या वनों से जो उनको लोकल लोगों को प्राप्ति होती है उसका इस्तेमाल वो करेंगे और उसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं होगा। ये इसके बाद एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट एक प्रोग्राम आपको ध्यान होगी केंद्र सरकार लेके आई थी नीति आयोग की मंशा के आधार पे। इसके अंदर होम मिनिस्ट्री ने 35 ऐसी जो नक्सलिज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया। यहाँ पे एक टर्म मेंशन है LWE। तो देखिए, नक्सलिज्म को एक टर्म जाना था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसीलिए इसको ये LWE टर्म से भी जाना जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक डिवीज़न बनाई, मैंने आपको बताया। एक तो आप प्यार से सरकार डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो जो हमने पिछली स्लाइड में चीज़ें देखी वो तो सरकार का डेवलपमेंट का काम था, लेकिन जो अब यहाँ पे सरकार काम कर रही है वो सरकार एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। किसके ऊपर? इन लोगों के खिलाफ। कैसे? अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के तहत। तो सरकार ने सबसे पहले तो जो हमारी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस है, जिसके अंदर सबसे बड़ा रोल CRPF का है, इनकी यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉयमेंट की, जहाँ पे भी आपकी जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी नक्सलिज्म से। इसके साथ इन्होंने CRPF की एक एलिट फोर्स बनाई, स्पेशल फोर्स बनाई, जो कि गुरिल्ला वारफेयर के अंदर काफ़ी एक्टिव थी, तो वो कोबरा फोर्स के नाम से जानी जाती है, उसका डेप्लॉयमेंट किया। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर इसी प्रकार से ग्रे हॉर्न्ड नाम से इन्होंने सिक्योरिटी फोर्स बनाई, और इसी के ग्रे हॉर्न्ड के बेस पे छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ पर ब्लैक पैंथर कमांडोज का इंडक्शन किया और इसकी यूनिट्स बनाई, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय राइफल्स का निर्माण करके लोकलाइज टेररिज्म को खत्म करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से ये सारे के सारे प्रयास हमारे नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए किए गए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स से इन्होंने एरियल सपोर्ट लिया, MI-17 हेलीकॉप्टर से। इसका इस्तेमाल ये वहाँ पे कोई अगर इवैक्यूएशन करना हो लोगों का, या फिर आपको कोई रसद पहुँचानी हो, या आपको वहाँ पे किसी प्रकार के हथियार वगैरह पहुँचाना, तो इन सभी चीज़ों के लिए MI-17 का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ जो वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आ रही है UAE, इन सब के माध्यम से इन्होंने सर्विलेंस और अपना इंटेलिजेंस है इसके नेटवर्क को भी मजबूत किया। इस चीज़ों से हमें एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। साल 2017 के अंदर सरकार एक नई योजना लेके आई, जिसका नाम रखा इन्होंने समाधान। और इस समाधान के माध्यम से सरकार ने एक नई अप्रोच लगाई। तो S स्टैंड फॉर स्मार्ट लीडर, A स्टैंड फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड ऑन KPI दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एंड H फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A फॉर एक्शन प्लान्स, एंड N फॉर नो असेस टू फाइनेंसिंग। तो ये समाधान जो एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री के द्वारा, इसके साथ उन्होंने क्या किया कि जो लीडरशिप होनी चाहिए वो स्मार्ट होनी चाहिए, सभी लोगों को साथ में लेके काम चले। उसके बाद अब हम एग्रेसिव होकर अपने रोड्स वगैरह को सुधार के इन लोगों के अंदर तक जा कर के उनको पकड़ेंगे, या तो उनसे सरेंडर करवाएंगे और या फिर हम उनका खात्मा करेंगे। फिर उसके बाद ट्रूप्स को मोटिवेशन और ट्रेनिंग दी, इसके लिए उन्होंने आर्मी और जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी हेल्प ली। एक्शनेबल इंटेलिजेंस से मतलब है कि आपका जो IB का नेटवर्क है उसको आप इम्प्रूव करें और इंटेलिजेंस की गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से जिन क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ उन क्षेत्रों में किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पे गिरावट आई है। उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करें, जैसे UAV हो गया, उसके बाद आपके ड्रोन्स हैं, फिर आप GPS के तहत कर सकते हो, या आपके पास हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग की डिवाइसेस आ गई, रडार है, सैटेलाइट है, ये सारी की सारी चीज़ें, इससे आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो वहाँ पे नक्सलाइट हैं, जो नक्सलाइट है और टेरर फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास जो हथियार और टेक्नोलॉजी है उससे आप एडवांस हो। और इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए, और हर थिएटर के लिए अलग अलग होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नक्सलिज्म को जो सबसे मजबूती मिली वो फाइनेंस की वजह से मिली, तो उसकी फाइनेंस की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना एक और इम्पॉर्टेंट टारगेट था। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप नक्सलिज्म में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं,
परंतु नक्सलिज्म खत्म हुआ है? नहीं, नक्सलिज्म लिमिटेड फॉर्म में आज भी है, और यस, आज भी ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक चैलेंज है। इसके अलावा आप ये देखिए, जिस प्रकार से हमने कहा कि जो आज के वर्तमान में जो टेररिस्ट हैं और जिस प्रकार से वो आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का, देखिए आपको आईडी के एक्सप्लोजिव से बचने के लिए, देखिए हर एक चीज़ के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से एक पॉलिसी बनाई होती है जिसको हम एसओपी कहते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किस प्रकार की स्थिति में आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ये आपको एसओपी दिखाती है। देखिए जहाँ पे आईडी के ब्लास्ट होते हैं वहाँ आपके पास बिल्कुल सेकंड नहीं होते, कुछ सेकंड्स होते हैं। मतलब कि आप ये देखिए, जब ब्लास्ट होगा तो आपके पास मुश्किल से 1 सेकंड होगा। उस 1 सेकंड में आप सोचिए कोई इंसान कैसे निर्णय ले सकता है जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। हमें इसमें सुधार करने के लिए क्या, सबसे पहले तो आपको पहचान पता करनी होगी, क्या यहाँ पे आईडी है तो आपका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो आपकी निगरानी है, जो आपकी रैकी होती है, इन सभी चीज़ों में सुधार करके आपको सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करो कहाँ पे आईडीज़ लगी है, और फिर इनको आप डिटेक्ट करके इनको डिफ्यूज़ करो, जिससे आपके मेन जो जान माल की हानि है उससे आप बचेंगे। दूसरा, देखिए ज़्यादातर क्या होता है, हमने देखा है कि जो आईडी से ब्लास्ट होते हैं या फिर जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसमें से 65% जो सोल्जर्स की डेथ होती है वो आईडी ब्लास्ट के कारण होती है। और जो आईडी ब्लास्ट होता है वो व्हीकल के ऊपर किया जाता है, चूँकि गाड़ी के अंदर ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे हमारे गाड़ी की ज़रूरत ना हो वहाँ पे पैदल बाय फुट लोगों के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा ट्रैवल किया जाए। इससे आईडी ब्लास्ट की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि आईडी को ब्लास्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक वजन चाहिए, उस वजन के होने पर ही वो ट्रिगर क्लिक करने के बाद वो ब्लास्ट होता है। दूसरा, जब भी आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे आप ये ए है और ये बी है, तो जब किसी सिक्योरिटी ट्रूप्स को ए से बी जाना है तो जाते वक्त तो ये रास्ता अपनाएं, परंतु आते वक्त उसको इस रास्ते से नहीं आना है, आते वक्त उसको कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब आने और जाने का आपका रास्ता अलग अलग होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आईडी प्लॉट करते हैं उनके लिए आसान नहीं होता कि आईडी कहाँ लगाएं। और एक और चीज़ इसके साथ आप ये भी देखिए, माओवादी जो होते हैं वो सिविलियंस को नहीं मारना चाहते, ये जनरली देखा गया है। तो आप रात को ट्रैवल करें, अगर आपको गाड़ी से ट्रैवल करना ही है, ट्रूप्स का मूवमेंट करना है, तो आप रात को ट्रैवल करें। जब आप रात को ट्रैवल करेंगे तो रात को एक तो आईडी को परफेक्ट टाइमिंग के साथ ब्लास्ट करना आसान नहीं होता। दूसरा, जब आप रात को करते हैं तो आप श्योर नहीं होते कि गाड़ी कहाँ तक पहुँची है और इस गाड़ी में कौन है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि माओवादी भी जनरली हमने नहीं देखा कि रात को इस प्रकार की घटनाएं हुई है। ज़्यादातर हमारे ट्रूप्स का मूवमेंट दिन में रहता है और इस कारण से इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती है तब भी। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो देश इस क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ आपको संगठित होकर काम करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ पे आपको आईडी मिली है वहाँ की जो छानबीन होती है या जांच होती है उसको अच्छे से करें, क्योंकि वहाँ हो सकता है आपको कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले, और इन चीज़ों को, फिंगरप्रिंट्स और जो भी आपको डाटा मिलता है उस डाटा का एक डाटाबेस बनाएं। एक्चुअली आईडी ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान लेके आ गया और उसने लाके किसी रोड के नीचे रख दिया और फिर वो ब्लास्ट हो गई। इसमें क्या होता है, कई लोग शामिल होते हैं। कैसे, देखिए इसके अंदर क्या होगा, आईडी के लिए जिसने एक्सप्लोजिव बनाया उसका मैन्युफैक्चरर शामिल होगा, फिर जो इसको लेके आया ट्रांसपोर्टेशन वाला शामिल होगा, इसके बाद जिसने इसको वहाँ पे असेंबल किया असेंबलिंग वाला शामिल होगा, फिर जिसने इसको ट्रिगर से प्रेस किया तो इसमें ट्रिगर होगा। तो ये देखिए कई लोग होते हैं या काफ़ी लोगों का मिला जुला एक स्वरूप होता है जो इस ब्लास्ट को अंजाम देता है। तो मेरा ये कहना है, और एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंस, क्योंकि आईडी वगैरह ब्लास्ट करने के लिए पैसे भी काफ़ी चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना एक्सप्लोजिव आप कैसे लेके आएंगे। दूसरा, ये सब बैन है, इसका मतलब विश्व के अंदर एक आपस में अच्छा संगठन बन के एक अच्छी तरह से कार्रवाई हो तो हमें पता चल सकता है कि ये कहाँ जा रहा है एक्सप्लोजिव ट्रैक। दूसरा, आप इस प्रकार के एक्सप्लोजिव में आप कोई केमिकल ऐड करें जिससे यदि किसी ने कहीं इसको रखा है तो उस केमिकल की स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आईडी लगाई हुई हो सकती है, ताकि आप सावचेत हो जाएं और अपनी और अपने साथियों की जान बचा सकें। तो ये कुछ सुधार हैं, अगर आपसे कोई इंटरव्यू मेन से पूछें तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो आईडी ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन सुधार करते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो हमें ये समझना होगा और इसमें सुधार करके अपने ट्रूप्स की जान बचानी होगी। यही एक हमारे जो हिंदू में जो इसके रिगार्डिंग 3 एडिटोरियल आए थे, इसका सार भी मैंने आपको इसमें बता दिया। तो आप ये समझिए नक्सलिज्म की जो समस्या है उसके अंदर आईडीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे ट्रुप्स को इसको एलिमिनेट करने में थोड़ी सी रोक रहा है। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा। अगर हमारे इनिशिएटिव अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जितना आप इसको फैलाओगे उतना आपको ये अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक।